हाय फ्रेंड्स, पीयूष है। मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीजीडीसीए सेकेंड सेम के आईटी ट्रेंड्स के यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में आपको वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में, आईएमईए के बारे में, 2G 3G सर्विसेज के बारे में डिटेल्स दी हुई है। और सेकेंड यूनिट में आपको एडॉक नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क्स, जीआईएस, आईएसपी, बेस स्टेशन, हैंड्स ऑफ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इन सब के बारे में समझाया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट नंबर 1 डिस्कस करूंगा और अगली वीडियो में मैं आपसे पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम लोग व्हाट इज़ वायरलेस। तो दोस्तों, अगर हम डिक्शनरी में वायरलेस को देखेंगे तो इसका मतलब होता है हैविंग नो वायर्स, मतलब वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर वायर का यूज़ नहीं होता है। मतलब अगर हम वायरलेस का जब भी देखें, हम लोग वायरलेस को जब भी सोचें या डिस्क्राइब करें तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कोई भी फिजिकल वायर नहीं होते हैं कनेक्शंस के बीच में। किन कनेक्शंस के बीच में? जो सेंडर और रिसीवर के बीच में। मतलब कंप्यूटर डेटा को सेंड करेगा और उसको रिसीव करेगा, पर उसके अंदर कोई फिजिकल वायर नहीं होगा। वो आपस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन वो जो कनेक्शन होगा वो या तो रेडियो वेव्स के माध्यम से होगा या माइक्रोवेव्स के माध्यम से होगा। ठीक है। अब इनको रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में डेटा को ट्रांसमिट होगा, पर इनको ट्रांसमिशन करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। वो डिवाइसेस है एनआईसी राउटर, और ये एनआईसी राउटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे जो हैं ये सब वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। और ये किसकी जगह यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर की जगह। अब दोस्तों, वायरलेस टेक्नोलॉजी को मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि भाई कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर वो डेटा को रिसीव करता है, वो सेंड करता है, पर उसमें कोई आपस में फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। मतलब वो आपस में कनेक्टेड तो हैं पर कोई फिजिकल वायर नहीं है उनके बीच में, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो होता है ये रेडियो वेव्स के माध्यम से या माइक्रोवेव्स के माध्यम से होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है या तो ये फ्यू मीटर्स का भी हो सकता है। फ्यू मीटर्स मतलब जैसे आपका टीवी का रिमोट, आपने टीवी स्टार्ट किया आपने, तो टीवी से आपकी टीवी ऑन हो गई, ये फ्यू मीटर्स का हो गया। और ये 1000 किलोमीटर्स का भी हो सकता है। अब 1000 किलोमीटर्स का कैसे? जैसे कि आपने किसी से कॉलिंग किया मोबाइल पे, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने किसी से अमेरिका में कॉल किया, कहीं और कॉल किया, तो वो 1000 किलोमीटर्स हो गया। तो मतलब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी फ्यू मीटर्स की भी हो सकती है और फ्यू 1000 किलोमीटर्स की भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका जो एडवांटेजेस है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर वायरलेस कम्युनिकेशन के डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो सालों साल चलते हैं। मतलब एक बार आपने कॉस्ट को लगा दिया तो ये मतलब इसमें आपको फिजिकल वायर की ज़रूरत नहीं है, वो वायर्स ख़राब नहीं होते हैं। फिजिकल कनेक्शन में क्या होता है, अगर फिजिकल कनेक्शन है तो भाई उसको डर रहेगा, वो अफेक्ट होंगे वेदर से, लेकिन इसमें इन सब बातों की का खतरा नहीं है। ना वेदर से अफेक्ट होते हैं, ना ये फिजिकल कनेक्शन होते हैं, तो ये मतलब इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है अगर ये फिजिकल कनेक्शन ना हो तो। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। आप जब भी चाहें डिवाइस को चेंज कर सकते हो, आप जब भी चाहें उसके अडाप्टर को चेंज कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में आते हैं। दूसरा अगला जो एडवांटेज है, तीसरा जो एडवांटेज है वो कन्वीनियंस का है। भाई कन्वीनियंस कैसे? कन्वीनियंस ऐसे जैसे कि अगर कहीं आपको मूव करना है तो अगर आपका फिजिकल कनेक्शन होगा तो आप मूव नहीं कर पाओगे, पर अगर आपका वो कनेक्शन फिजिकल नहीं है, आप वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़े हो, तो आप कहीं पे भी जाके इसको लेके अपने डिवाइस को कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ये आपकी कन्वीनियंस है। दूसरी बात जो फोर्थ है वो इस तरह से स्पीड के बारे में दिया हुआ है। तो ये एडवांटेज स्पीड का इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप किसी फिजिकल कनेक्शन से जुड़े हुए रहोगे तो भाई फिजिकल जो कनेक्शन है, जो फिजिकल वायर है, वो हमेशा वेदर से अफेक्ट होता है और जो कंडीशंस होती हैं उससे अफेक्ट होता है। भाई पानी गिर गया, कहीं से वायर कट गया, तो वो सब स्पीड, कहीं से फॉल्ट आ गया
तो ये सब स्पीड में, इन सब की वजह से स्पीड जो है डाउन होती है। पर वायरलेस का ये एडवांटेज है क्योंकि कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको स्पीड कांस्टेंट मिलती है और निरंतर मिलती है। इसके अलावा एसेसिबिलिटी और कांस्टेंट कनेक्टिविटी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल कनेक्शन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फिजिकल कंडीशंस मैटर करती हैं, पर वायरलेस है इसमें फिजिकल कंडीशंस मैटर नहीं करती हैं, तो कनेक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो सिक्योरिटी के बारे में। अब जब भी ये बात करते हैं तो सिक्योरिटी कैसे इन्वॉल्व होती है वायरलेस में, जैसे कि कहीं आप कहीं किसी वाईफाई में हो और आप अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हो, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो वाईफाई किसी ने हैक करके रखा हो और आपके पासवर्ड वगैरह चोरी हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस वायरलेस में बहुत सारे कनेक्शंस जुड़ जाते हैं। कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो पासवर्ड ना होते हुए भी वाईफाई से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो ये सब सिक्योरिटी कंसर्न का है। तो आपने सुना ही होगा कि जैसे मोबाइल टावर्स लगे रहते हैं जहाँ पे वहाँ पे लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो वेव्स की वेवलेंथ है वो बहुत हाई है, बहुत लो होती है, और ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ की अच्छी नहीं है, तो इसलिए हेल्थ कंसर्न की प्रॉब्लम तो आती ही है। दोस्तों जो अगला है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कभी भी अगर वाया किसी मैग्नेटिक या किसी कोई कनेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा तो वो कनेक्शन हमेशा पुअर हो जाएगा। तो आसपास का एनवायरनमेंट है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है वो आपको अफेक्ट जरूर करेगा। तो ये आपका दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गए आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के। अब दोस्तों पहला टॉपिक मतलब ये फर्स्ट टॉपिक तो आपका हो गया है, मैं सेकंड टॉपिक पे आता हूँ, ब्लूटूथ। दोस्तों कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में ब्लूटूथ का यूज़ ज़रूर किया होगा, तो थोड़ा सा शायद आपको पता तो होगा ब्लूटूथ होता क्या है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। ब्लूटूथ एक लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। दोस्तों क्या है, लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ये डेटा, वॉइस, ऑडियो, टेक्स्ट सब चीज़ों को ट्रांसमिट करता है, पर इसकी रेंज है दोस्तों शॉर्ट रेंज का है, 10 मीटर्स इसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, 10-12 मीटर से ऊपर नहीं जाता ये। अगर कुछ अच्छे ब्लूटूथ है जो अभी एडवांस आ रहे हैं, कुछ 12-15 मीटर तक भी काम करते हैं, पर अगर है तो जो अच्छी रेंज है वो 10 मीटर्स तक है। आपके सभी मोबाइल फ़ोन्स में, सभी टैबलेट्स में ब्लूटूथ डिवाइस इक्विप्ड रहता है। ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। अब दोस्तों ब्लूटूथ काम कैसे करता है, तो ब्लूटूथ जो काम करता है वो करता है रेडियो वेव्स की फॉर्म में। अब रेडियो वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स डेटा को लेके जाती हैं और डेटा को लेके वापस आती हैं। अब ये जो पूरा चीज़ें होती हैं, डेटा को लेके जाना और लेके आना, ये एक कार्ड नुमा इक्विपमेंट होता है जिसको ब्लूटूथ अटैचमेंट बोलते हैं, और ये सभी में होता है। तो ये क्या करता है, ये अटैचमेंट जो है कार्ड नुमा, इसको ब्लूटूथ अडाप्टर, ब्लूटूथ अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, यही अडाप्टर डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों, ब्लूटूथ अडाप्टर का काम क्या होता है, देखिए क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में फ्लो हो रहा है, वो आपको पता है। लेकिन रेडियो वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, वेव्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। अब ब्लूटूथ अडाप्टर करता क्या है, ब्लूटूथ अडाप्टर आपके डिजिटल कनेक्शन को, आपके डिजिटल डेटा को वेव्स के रूप में ट्रांसमिट करता है और फॉरवर्ड कर देता है। ये ब्लूटूथ अडाप्टर का काम होता है। अब एक्चुअली दोस्तों इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है ब्लूटूथ की कि एक तो ये 720 किलोबाइट पे डेटा को पर सेकंड डेटा सेंड कर सकता है, 720 किलोबाइट पे डेटा को सेंड कर सकता है। दूसरे इसमें 79 फ्रिक्वेंसी चैनल्स होते हैं, मतलब एक ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर 79 फ्रिक्वेंसी चैनल्स होते हैं। मतलब 79 अपन ऐसा अगर फ्रिक्वेंसी चैनल को अपन समझे तो ये कह सकते हैं कि एक ब्लूटूथ के अंदर 79 गेट्स होते हैं, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए। और वहीं पे ये सेंडर के गेट हो गए, रिसीवर के पास भी 79 गेट्स होते हैं डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जो 79 फ्रिक्वेंसी चैनल्स होते हैं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर 79 फ्रीक्वेंसी चैनल्स होते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा ब्लूटूथ जब भी डेटा को ट्रांसमिट करता है तो वो फाइल्स वो जो है डिवाइस को सर्च करता है।
अब डिवाइस को सर्च करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो डिवाइस तो सर्च हो जाता है पर वो एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होना चाहते हैं दोनों डिवाइसेस। जैसे कि 79 फ्रीक्वेंसी चैनल्स हो गए, तो वो दोनों डिवाइसेस कौन सी फ्रीक्वेंसी चैनल पे डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, उनके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी चैनल दोनों के पास कॉमन अवेलेबल है। तो जब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी चैनल आपस में मैच हो जाती है तो वो बताते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्कवर हो जाती है कि हाँ मेरे को इस फ्रीक्वेंसी पे इस चैनल इस फ्रीक्वेंसी चैनल पर डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो बताता है डिवाइस हमारा फाउंड हो गया। और फिर दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आपने ब्लूटूथ के बारे में शायद इतना कभी डिटेल में ना पढ़ा हो, रोज़ यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, पर कभी कभी आदमी जो चीज़ें रोज़ यूज़ करता है उनके फिनोमेनों को समझ नहीं पाता। तो दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वाईफाई। अब दोस्तों वाईफाई को वीलैन भी बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। वाईफाई भी एक रेडियो डिवाइस है। रेडियो डिवाइस का मतलब वाईफाई भी एक वायरलेस डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये भी रेडियो वेव्स के ऊपर ही काम करता है। आप के जितने भी सेल फोन्स हैं, टेलीविजन हैं, रेडियो हैं, वो जितने भी अगर वो वायरलेस पे काम कर रहे हैं तो वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के रूप में ही, वो रेडियो वेव्स के रूप में ही डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। अब दोस्तों इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ अडाप्टर है वैसे इसके अंदर भी एक वायरलेस अडाप्टर रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अब देखिए वाईफाई में एक्चुअली होता क्या है, वाईफाई आपके मोबाइल में वाईफाई है तो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप हॉटस्पॉट बनाते हो तो आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ठीक है, जितने भी वाईफाई डिवाइसेस है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये ये वायरलेस अडेप्टर करता क्या है, ये वायरलेस जो है ये वाईफाई अडेप्टर करता क्या है, ये भी सेम वही ब्लूटूथ के रेस्पेक्ट में काम करता है कि जो डिजिटल डेटा होता है उसको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, और जो रिसीवर रहता है वो रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको डिकोड करता है और उसको डिजिटल में ट्रांसमिट कर लेता है। तो दोनों ही तरफ से चाहे ब्लूटूथ हो चाहे वाईफाई हो, दोनों ही एक तरीके से काम कर, एक वर्किंग फिनोमेना लगभग दोनों की सिमिलर है। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे लोग ट्रांसमिट करते हैं, वो जो वाईफाई ट्रांसमिट करता है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट होगा। ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट होगा और ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र होगा। तो हायर द फ्रीक्वेंसी द बेटर द कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वाईफाई। लगभग में सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो गई है। अब आते हैं वाईमैक्स के ऊपर। दोस्तों ये अभी सबसे हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो चल रही है पूरी दुनिया में। हाँ दोस्तों, वाईमैक्स जो है एक हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो सबसे दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा चल रही है। अब वाईमैक्स करता क्या है, वाईमैक्स अब क्योंकि पता है अपन को वाईमैक्स जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विस है। अब ब्रॉडबैंड सर्विस करती क्या है, वो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है। अब किन लोगों को प्रोवाइड करती है, अब ब्रॉडबैंड तो चाहे किसी को भी हो, चाहे वो रेजिडेंट भी ले सकता है या कोई एंटरप्राइज कस्टमर्स भी ले सकता है। वाईमैक्स की खूबी क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो वाईमैक्स क्या है, ग्रेटर स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जो अभी जितनी भी सर्विसेज हमारे पास है उसमें हायर स्पीड से और ज़्यादा डिस्टेंस तक हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, और उसके यूज़र जो हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यूज़र्स भी काफ़ी मतलब जो अभी अपने पास जितने भी ब्रॉडबैंड्स हैं उसमें अपने पास जैसे अगर अपन बड़ा ब्रॉडबैंड भी लेंगे तो अपन एक यूज़र्स का एक लिमिटेशन है, लेकिन वाईमैक्स में यूज़र का लिमिटेशन नहीं है। अब उनसे कई ज़्यादा यूज़र्स आप कई ज़्यादा यूज़र्स इसमें ऐड हो सकते हैं और डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ये वाईमैक्स वहाँ पे बहुत काम आता है जहाँ पे हमारा फिज़िकल एरिया हार्ड है, फिजिकल एरिया हार्ड या फिजिकल लिमिटेशन है हमारी, मतलब हम फिजिकल कनेक्शन को जहाँ नहीं पहुँचा पाते वहाँ हम वाईमैक्स से काम चलाते हैं। ठीक है, ये लगभग इसकी स्पीड जो है अराउंड 40 Mbps की स्पीड से वायरलेस कनेक्शन ये हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर अपन देखे जाएँ तो दोस्तों क्या है कि जैसे वाईमैक्स एक तो हायर करना पड़ता है पहली बात तो, और ये किसी एक एरिया को कवर करता है। अब एक एरिया हो सकता है वो एक बिल्डिंग हो या एक प्रेमिसेस हो या एक कॉलोनी हो। ठीक है, तो ऐसी स्टेज में जहाँ पे ऐसी कॉलोनी जहाँ पे हम लोग वायर्ड कनेक्शन नहीं दे सकते नेट का, या जहाँ ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे वाईमैक्स लेके काम चलाया जाता है। ठीक है, तो
थिन पॉपुलेटेड एरियाज़ में, मतलब रूरल एरियाज़ में, कॉलोनी में, जो आइसोलेटेड कॉलोनीज़ होती हैं उसके अंदर, वहाँ पे हम लोग वाईमैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका जो एरिया है दोस्तों, बाकी कोई ब्रॉडबैंड इतने उससे मतलब सर्विस नहीं देता है। कोई भी ब्रॉडबैंड 3 किलोमीटर के एरिया में सर्विस नहीं देता है, लेकिन वाईमैक्स अगर आप लगाओगे तो 15 Mbps की स्पीड से 3 किलोमीटर के एरिया में आपको सर्विस दे देगा। तो दोस्तों ये था वाईमैक्स, एक ब्रॉडबैंड सर्विस है। आप किससे भी वाईमैक्स अगर लेना चाहो, जो भी अभी अवेलेबल आपके ब्रॉडबैंड जो प्रोवाइडर्स हैं, जो अपन बोलते हैं ISP प्रोवाइडर्स हैं, उन ISP प्रोवाइडर्स से आप किसी से भी ब्रॉडबैंड सर्विस ले सकते हो और वाईमैक्स को इंस्टॉल करा सकते हो। दोस्तों ये था मेरा वाईमैक्स। चलिए अब आगे चलते हैं। लाईफाई दोस्तों सबसे एडवांस ब्रॉडबैंड, सबसे एडवांस कम्युनिकेशन जो है वो है लाईफाई। अब दोस्तों लाईफाई होती क्या है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो लाइट की है। अभी हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो हम रेडियो वेव्स के फॉर्म में करते हैं, लेकिन रेडियो वेव्स से भी कहीं ज़्यादा स्पीड लाइट की है। तो लाईफाई क्या है? लाईफाई क्या करता है? लाईफाई डेटा को लाइट में कन्वर्ट करता है और लाइट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है। जब ये लाइट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है तो लाईफाई की ट्रांसमिशन जो स्पीड है दोस्तों वो 100 Gbps है। सोचिए आप 100 Gbps, जो कि 14 टाइम्स फास्टर है वाईफाई से। जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट वाईफाई है वो WIGIG है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वाईफाई है। इससे 14 गुना फास्टर जो है वो लाईफाई है। अब दोस्तों लाईफाई काम कैसे करता है उसके लिए मैंने थोड़ा वर्किंग को मैंने एक डायग्राम से समझाया हुआ है, आप समझिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये इंटरनेट है, यहाँ से डेटा आया, ये पूरा कंटेंट जो स्ट्रीम हुआ और यहाँ पे क्या LED लैंप होता है। अब दोस्तों ये पूरा जो कंटेंट है वो डिजिटल फॉर्मेट में है। अब इस डिजिटल फॉर्मेट के कंटेंट को इस LED लैंप ने क्या किया? कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये ट्रांसमिट हो गया। जब ट्रांसमिट होता है तो जहाँ पर ट्रांसमिट होता है वहाँ पे फोटो डिटेक्टर सेल्स लगे रहते हैं। ये फोटो डिटेक्टर क्या करते हैं? इस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इस लाइट के अंदर जो डेटा है उसको डिकोड करते हैं और डिकोड करके उसको प्रोसेस करके हमारे सिस्टम पे दिखाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जब लाइट डेटा को ट्रांसमिट करेगी तो कितनी स्पीड से कितनी स्पीड से डेटा जो है ट्रांसमिट होगा। तो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी डेटा प्रोसेसिंग के डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग आते हैं वायरलेस सिस्टम्स के ऊपर, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे। 1G 2G 3G 5G जो भी चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास थी दोस्तों 1G टेक्नोलॉजी। अब ये G का मतलब होता क्या है? दोस्तों G का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब हम फर्स्ट G में क्या है, फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे और अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों 1G जो था वो फर्स्ट जनरेशन को रेफर करता था। इसमें वायरलेस टेलीफोनी आ गई थी और ये अप्रोक्सीमेटली 1980s और 1990s के आसपास की बात है। यहाँ पे स्पीड जो थी डेटा की वो 2.4 kbps थी, ठीक है। और जो कॉल्स थे दोस्तों वो सिर्फ एक कंट्री में ही अलाउ होते थे, मतलब इंडिया वाला सिर्फ इंडिया के अंदर ही कॉल कर पाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी थी ये एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम करती थी। जो आज की टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करती है, पर जो ये टेक्नोलॉजी थी वो एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करती थी। और जो पहली फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी थी वो AMPS है। इसका जो AMPS है जो USA में लॉन्च हुई थी, जो 1G मोबाइल सिस्टम्स पे काम करती थी। और ये 1G मोबाइल सिस्टम्स का कुछ फ़ोटो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये इतने बड़े फ़ोन होते थे। अब दोस्तों इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? दोस्तों बनी बात इतना बड़ा फ़ोन है तो पुअर वॉइस क्वालिटी, पुअर बैटरी लाइफ है, लार्ज फ़ोन साइज़, सिक्योरिटी नहीं थी, लिमिटेड कैपेसिटी, पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी। अब दोस्तों ये हैंड ऑफ रिलायबिलिटी क्या होती है ये मैं आपको अभी इसी इवेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब वो नाचते हैं दोस्तों 2G टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब दोस्तों वो तो आपको भी समझ में आता है कि अभी हमारे पास छोटे से फ़ोन से हम काफ़ी कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास बड़े फ़ोन्स थे, हमारे पास डेटा भी लिमिटेड था, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी 2G के अंदर जो था 2G 1G से बेटर थी, सेकेंड जनरेशन थी, ठीक है। 1991 के आसपास लॉन्च हुई थी। ये
डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करती थी। डिजिटल, ये तो शायद आपने भी चलाया होगा मोबाइल, और नहीं चलाया हो तो ये नोकिया बहुत अच्छा मोबाइल था, मैंने तो चलाया हुआ है। तो ये 2G नेटवर्क था, ये डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करता था। इसकी स्पीड लगभग 64 kbps थी। तो इसमें आप MMS भेज सकते थे। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज, है ना। जो मल्टीमीडिया मैसेज के अंदर टेक्स्ट, पिक्चर, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, तो इससे आप MMS भेज सकते थे, ठीक है। और ये फर्स्ट जी से बेटर थी क्वालिटी में, और कैपेसिटी भी उससे ज़्यादा थी। दोस्तों ओपन आते हैं 2G के ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो दोस्तों 2G के ड्रॉबैक्स में क्या था कि सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स चाहिए। बिना स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स के ये मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों अगर ऐसे एरिया में आप चले जाओगे जहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं होंगे तो ये फ़ोन काम नहीं कर पाएंगे। ये इसका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था दोस्तों कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने का मतलब ये होता है कि जो ऑडियोज़ थे, वीडियोज़ थे, वो ऑडियो वीडियो कंटेंट जो है इन सिस्टम्स में, इन फ़ोन्स में हैंडल नहीं हो सकते थे। तो ये 2G का ड्रॉबैक है। अब अपन आते हैं 2.5G। दोस्तों 2G और 3G के बीच में टेक्नोलॉजी है वो 2.5G कहलाती है, ठीक है। अब इस टाइम में क्या था कि ये 2G टेक्नोलॉजी जो थी वो GPRS सिस्टम पे कंबाइन हो गई थी। अब GPRS सिस्टम क्या होता है, इसके लिए मुझे पूरा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अब आप अभी ये समझ लीजिए GPRS में कंबाइन हो गई थी, इसमें मोबाइल फ़ोन्स बड़े हो गए थे और मल्टीमीडिया फ़ोन्स आ गए थे, ठीक है। इसके अंदर आप मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग कर सकते थे। स्पीड जो थी 64 से 144 kbps के बीच में थी। कैमरा फ़ोन्स थे और लगभग एक MP3 गाने को डाउनलोड होने में 3 मिनट लगते थे। तो उस टाइम का ज़माना था जब हम लोग आगे बढ़ चुके थे और मल्टीमीडिया फ़ोन्स मार्केट में आ चुके थे। अब इसके दोस्तों इसके तो मतलब ड्रॉबैक्स कुछ थे नहीं, क्योंकि 2G के ड्रॉबैक्स सारे इसमें ओवरकम हो गए थे। अब हम लोग आते हैं 3G के ऊपर। दोस्तों लगभग 2000 में 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, 3rd जनरेशन। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है 144 kbps से लेकर 2 Mbps तक हो गई। स्मार्टफोन्स मार्केट में आ चुके थे, स्मार्टफोन का चलन बढ़ गया था, ठीक है। और जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स है, वो सभी हैंडल हो सकती थी अब इन फ़ोन्स के ऊपर। अब फीचर्स क्या थे? फीचर्स तो फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई 3G थी, 3G में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया था। लार्ज ईमेल्स वगैरह आप आसानी से फ़ोन पे रीड कर सकते थे। वेब के अंदर जो आप इंटरनेट है उसकी स्पीड आपकी और सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3D गेम्स को आसानी से आप सिस्टम के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर खेल सकते थे। टीवी की स्ट्रीमिंग, मोबाइल टीवी, फ़ोन कॉल्स, ये सभी एक फ़ोन पे हैंडल हो सकते थे। लार्जर कैपेसिटी एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज़, लार्जर ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज़ मतलब ब्रॉडबैंड जो थे पहले लिमिटेशन के साथ काम करते थे, वो लिमिटेशन सब हट गया था। और लगभग 11 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट का टाइम लगता था एक MP3 गाने को डाउनलोड होने में। तो ये जो थी ये 3G के फीचर्स थे दोस्तों। अब आप लोग आते हैं ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स दोस्तों, सबसे पहले बात तो 3G के ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा थी 3G लाइसेंस के लिए। तो जब लाइसेंस के लिए फ़ीस ज़्यादा होगी तो हमें सर्विसेज महंगी मिलेंगी, जब लाइसेंस की फ़ीस कम होगी तो हमें सर्विसेज सस्ती मिलेंगी। तो एक्सपेंसिव फीस होने से डेटा थोड़ा सा महंगा था, ठीक है। 3G का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चैलेंज था, मतलब 3G का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा चैलेंज का काम था, मतलब थोड़ा टिपिकल था, ठीक है। लेकिन इसमें हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी। और अगली बात ये है कि इस एक्सपेंसिव 3G फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स उस टाइम मार्केट में नए नए आए थे तो वो एक्सपेंसिव थे और फ़ोन्स का साइज़ फिर से बढ़ गया था। लार्ज सेल फोन्स फिर से बड़े हो गए थे। तो दोस्तों ये कुछ हमारे ड्रॉबैक्स थे 3G के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 4G के अंदर। अब 4G का फुल फॉर्म है 4th जनरेशन, वो हम लोग सब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये 2000 के लेट में लॉन्च हुई। लेट का मतलब होता है 2007-8 के आसपास, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 100 Mbps से 1 Gbps पहुँच गई। दोस्तों इसको मैजिक भी कहा जाता है। तो 4G को मैजिक क्यों कहते हैं? क्योंकि M से मोबाइल मल्टीमीडिया, ठीक है। मोबाइल में पूरा मल्टीमीडिया आपका ओपन होने लगा, पूरा एडिट होने लगा।
ए से एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं भी आप फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी 2G 3G में कि एंटीना अगर नहीं होता था तो आपको नेटवर्क नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गई थी, आपको सब जगह कनेक्शन अवेलेबल थे। ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, मतलब आप कहीं पे भी मूव हो सकते हो, आपको ग्लोबली इस मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपका सिस्टम, आपका नेट चालू रहेगा। वायरलेस सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विसेज। तो कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विसेज का मतलब होता है कि कोई सर्विस अगर आपको कस्टमाइज करानी है तो वो भी आप पर्सनली उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें फ़ीचर्स क्या क्या थे, इसमें फ़ीचर्स थे मोर सिक्योरिटी, बनी बात है सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत हाई है। हाई स्पीड, अभी स्पीड आपको बहुत हाई मिल रही है। हाई कैपेसिटी, कैपेसिटी बहुत हाई है। लो कॉस्ट पर बिट ETC, लो कॉस्ट मतलब आपको डेटा सस्ता मिल रहा है 3G के अपेक्षा। तो दोस्तों ये इसके फीचर्स थे। अब लोग आते हैं 3G के ड्रॉबैक्स के बारे में। बैटरी सबसे मेन इशू जो आजकल के बच्चों के साथ आता है, आजकल के लोगों के साथ आता है, बैटरी यूज़ इज़ मोर। अब बैटरी का यूज़ ज़्यादा हो गया तो बैटरी भी जल्दी जाने लगी। हार्ड टू इम्प्लीमेंट, 4G को इम्प्लीमेंट करना हार्ड है, ये बिल्कुल सही बात है। नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर्स, कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर्स मतलब अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है 3G को तो आपका जो हार्डवेयर है वो पूरा हार्डवेयर पूरे चेंज हो गए, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्विपमेंट है और जो हार्डवेयर है वो सभी एक्सपेंसिव है 4G को इम्प्लीमेंट करने में। दोस्तों अगला जो है 5G टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन है। ये 2010 के आसपास लॉन्च हुई थी, अभी हमारी चल रही है लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसको हम WWW बोलते हैं, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब आपके जो फिजिकल कनेक्शन हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। फीचर्स क्या क्या हैं, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, लार्ज ब्रॉडकास्टिंग डेटा इन GBPS, अभी आपका KBPS में डेटा चलता है, MBPS में चलता है, सॉरी ये GBPS में आ जाएगा। मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स आएंगे वो मल्टीमीडिया हो जाएंगे। वॉच TV प्रोग्राम्स, अभी एंड्रॉयड TV वगैरह आई गई है तो वो आप देख ही रहे हो कि वॉच TV प्रोग्राम्स ऑन HD क्वालिटी, ठीक है। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, लार्ज फ़ोन मेमोरीज, क्लैरिटी इन ऑडियो वीडियो, डायलिंग स्पीड्स, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, साउंड स्ट्रीमिंग, वीडियो, इंटरनेट, अदर्स, ये सब भी आपको पता ही है कि मल्टीमीडिया बहुत इंटरेक्टिव हो गया है, वॉइस स्ट्रीम वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह बहुत फास्ट हो गए। 5G इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव, पहले वाली टेक्नोलॉजी से हमेशा अगले वाली टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव व इफेक्टिव होती है। दोस्तों ये बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत इफेक्टिव भी है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है IMEI नंबर। IMEI नंबर होता क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दोस्तों जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है, जैसे आपके आइरिस हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, वो सब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। ऐसा ही मोबाइल का जो पूरा डेटा है वो IMEI के अंदर होता है। हर मोबाइल को एक 15 डिजिट का नंबर दिया जाता है, वो हर फ़ोन में रहता है। बिना इन नंबर्स के मोबाइल ऑपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाए या गुम जाए तो आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, और ये लॉकिंग और ब्लॉकिंग जो होगी वो IMEI के द्वारा ही होगी। अगर आपने एक बार अपने फ़ोन को ब्लॉक कर दिया या ब्लैक लिस्ट कर दिया तो कोई भी बंदा, दूसरा बंदा आपके इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा, ना तो वो कॉल कर पाएगा, ना वो कॉल रिसीव कर पाएगा, ठीक है। किसी भी सेलुलर नेटवर्क से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर एक बार उसके IMEI ब्लॉक हो गई है तो, ठीक है। आप अपने पूरे फ़ोन का डेटा IMEI नंबर से निकाल सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है IMEI.info, ये फ्री है। आप जैसे आपके फ़ोन के जो IMEI नंबर है वो निकालने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा *#06#। इससे आपके मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको फ़ोन का IMEI नंबर पता पड़ गया, उसके बाद अगर आपको अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, कौन सी मॉडल का है, कौन सी कंपनी का है,
तो आप IMEI इन्फो पे जाके अपना इस नंबर, जो नंबर आपके सामने आएगा वो आप डाल दीजिए, आपके फ़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कवर हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा आपका आधार कार्ड होता है वैसे मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर होता है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, कई फ़ोन्स में 2 IMEI नंबर होते हैं, जो डुअल सिम फ़ोन्स होते हैं उसमें 2 EMI नंबर होते हैं। अगर ट्रिपल सिम फ़ोन्स होते हैं उसमें 3 EMI नंबर होते हैं। मतलब बिना IMEI नंबर के आपका फ़ोन नहीं चल सकता, ये कंपलसरी है। बिना IMEI नंबर के फ़ोन आपका नहीं चलेगा। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है सिम। दोस्तों सबको पता ही होगा, आपको भी पता होगा, आपके मोबाइल फ़ोन में सिम आपने कभी कभी डाली होगी या डली हुई होगी और होगी ही। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले मैं सिम का आपको फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप दोस्तों सिम को बिना सिम कार्ड के आप कोई भी फ़ोन से कॉल नहीं कर सकते, आपका सिम कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपका सिम कार्ड है तो ही आप जो है किसी स्मार्टफोन से फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं और फ़ोन को कॉल कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट कार्ड होता है जो कि सब्सक्राइबर की पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अब और जितने भी फ़ोन हैं वो सब GSM सेलुलर फ़ोन्स हैं। ठीक है, GSM का फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जितने भी फ़ोन रजिस्टर्ड हैं जो चल रहे हैं वो सभी जो है GSM मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, और इन GSM मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिम डाले बिना आप उनसे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिम कार्ड होता क्या है? सिम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके अंदर चिप लगी रहती है। ठीक है, और ये ट्रांसफरेबल होता है। मतलब आप एक सिम किसी फ़ोन में लगी हुई है तो आप उसको रिमूव करके दूसरे सिम में लगा सकते हैं। मतलब ये रिमूवेबल और ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये जो सिम है ये आपको डेटा को रिसीव करने, मैसेज को रिसीव करने, मैसेज को सेंड करने, डेटा को सेंड करने, ठीक है, फ़ोन को रिसीव करने, फ़ोन को सेंड करने के काम आती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर सिम के अंदर जो चिप लगी रहती है, जो प्लास्टिक के साथ जो चिप रहती है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि सिम का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों सिम का नंबर मतलब आपके मोबाइल फ़ोन नंबर से नहीं कह रहे हैं हम, सिम का भी एक अलग नंबर होता है। ठीक है, सिम का अलग नंबर होता है। इसके अलावा जो दूसरा डेटा है जो कस्टमर से लिंक करता है उसका डेटा इसके अंदर होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर का डेटा इसके अंदर होता है। सब्सक्राइबर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सब्सक्राइबर का मतलब हो गया जो कंपनी आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका डेटा इसके अंदर होता है। किस तरह कॉल रिसीव होंगे, किस तरह से कॉल होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा प्रोग्राम इसके अंदर डला रहता है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कौन अभी इस फ़ोन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जिस फ़ोन पे सिम को एक्सेस किया जा रहा है वो उसका IMEI नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं आके। एक बार आपने सिम को अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर डाला तो मोबाइल फ़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन सिम से शेयर हो जाती है और सिम की पूरी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन से शेयर हो जाती है। ठीक है, इसमें मेमोरी रहती है जो कम से कम 250 कॉन्टैक्ट्स को स्टोर कर लेती है। कुछ टेक्स्ट मैसेज भी इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोस्तों टेक्निकल में तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर क्योंकि आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको नहीं जाना है, हमको जो सिलेबस में बताया हुआ है उसके हिसाब से हमको पढ़ना था, तो सिम के हिसाब से इतना जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था, जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने इसमें आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं IP टेलीफोनी के ऊपर। अब दोस्तों IP टेलीफोनी होता क्या है? दोस्तों वैसे तो आप आज मोबाइल्स के व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हो, है ना, फेसबुक से कॉल कर सकते हो। कोई बंदा अगर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है तब उसको भी कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप से, फेसबुक से। ठीक है, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। पर IP टेलीफोनी क्या होता है, जो हमारे घर के अंदर कनेक्शन लगा हुआ है टेलीफोन का, वो अगर इंटरनेट का यूज़ करके कोई कॉलिंग करता है तो उसको हम IP टेलीफोनी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक फ़ोन सिस्टम जो इंटरनेट का यूज़ करके डेटा को, वॉइस कॉल्स को सेंड करता है और रिसीव करता है, वो हमारा IP टेलीफोनी कहलाता है। दोस्तों IP टेलीफोनी के लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक मॉडेम रिक्वायर्ड है और एक राउटर रिक्वायर्ड है। मतलब बिना राउटर, मॉडेम और इंटरनेट कनेक्शन के IP टेलीफोनी काम नहीं कर सकता।
भी जहाँ पे बहुत सारे कॉल्स होने हैं, साइमल्टेनियसली कॉल्स होने हैं, वहाँ पे आईपी टेलीफोनी का यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई आप समझ लीजिए जैसे किसी कॉल सेंटर पे, वहाँ कॉल सेंटर पे लगातार लाखों कॉलिंग होती रहती है, तो वहाँ पे एक टेलीफोन कनेक्शन से कॉल करना बहुत टिपिकल रहता है, इसलिए वहाँ पे आईपी टेलीफोनी का यूज़ होता है। तो आईपी टेलीफोनी को इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि वॉइस को, फैक्स को, सारी इन्फॉर्मेशंस को ट्रेडिशनली, मतलब पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल का मतलब पुराने तरीके से पीएसटीएन के ऊपर, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स के ऊपर ट्रांसफ़र करती है या एक्सचेंज करती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं अपने पुराने टेलीफोन का उपयोग करके एवं कंप्यूटर का नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वॉइस और डेटा कॉल्स को सेंड और रिसीव कर रहा हूँ। अब दोस्तों जो टेलीफोन आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो है एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, और टेलीफोन जो है उसमें डिजिटल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। तो आप राउटर का, इंटरनेट का, मॉडेम का यूज़ करके आईपी टेलीफोनी को, अपने एक कंप्यूटर को आईपी टेलीफोनी या फिर या एक फ़ोन का यूज़ करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को आईपी टेलीफोनी बना सकते हो। या फिर कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम डेटा को कॉल करते हैं, कोई भी हम कॉल करते हैं टेलीफोन से अगर कंप्यूटर का यूज़ करके, तो वो हमारा आईपी टेलीफोनी कहलाता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो वो एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये इसका यूज़ किया जाता है टेलीफोनी, आईपी टेलीफोनी के दौरान। सबसे पहला जो आईपी टेलीफोनी था वो 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। उसकी जो क्वालिटी थी बहुत लो थी, इसलिए यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अभी आजकल जो आ रहे हैं वो बहुत चीप आईपी टेलीफोनीज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये इंटरनेट बेस्ड रहते हैं, इनकी क्वालिटी जो होती है वो एचडी क्वालिटी रहती है, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत चीपर रहती है, कम कॉस्ट में काम हो जाता है। तो दोस्तों ये एक हाउस होल्ड के लिए नहीं रहता है, वैसे ये जो है एक एंटरप्राइज के लिए रहता है, जहाँ पे लाखों कॉल्स रेगुलर होते हैं, और लाखों कॉल्स को एक सिंगल टेलीफोन से करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आईपी टेलीफोनी का यूज़ करके इन कॉल्स को फॉरवर्ड किया जाता है। अब दोस्तों आईपी टेलीफोनी के कुछ बेनिफिट्स का मैं आपको बताता हूँ। एडवांस कॉल राउटिंग, ऑटोमेटिक कॉल जो है रूट हो जाता है। मतलब अगर किसी को नहीं लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑटो अटेंड, किसी ने कॉल किया तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंट हो जाता है। कॉल क्यूज़ का मतलब है सारी जो कॉल्स हैं वो क्यूज़ में रहती हैं। एक कॉल किया, अगर वो हट गया फिर दूसरी कॉल आ गई, फिर दूसरी कॉल लग गई, फिर तीसरी कॉल हो गई। कॉल पॉप, कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल पॉप का मतलब है दोस्तों क्यूज़ में होता है ना, एक आदमी पहले गया, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। कॉल आया, कॉल लग गया, वो बाहर हो गया, फिर सेकंड कॉल आ गया, तो वो कॉल क्यूज़ और कॉल पॉप सेम टेक्नोलॉजी, मतलब जो आया वो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कॉल्स होते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, जो भी कॉल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाते हैं। इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स, IVR बोलते हैं जिसको अपन, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप कहीं जैसे कहीं पे आप किसी टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं प्रेस 0 टू कंटिन्यू या 1 टू कंटिन्यू, तो ये पूरा जो है ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स से होता है, इसको हम IVR बोलते हैं। इसको आप आईपी टेलीफोनी में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, हाथ के हाथ मैसेज भी चला जाता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईपी टेलीफोनी की हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्राइमरी बेनिफिट्स आपके आईपी टेलीफोनी के। अब दोस्तों अपन लोग अगला आते हैं सॉफ्ट फ़ोन के ऊपर। अब दोस्तों सॉफ्ट फ़ोन क्या होता है? आईपी टेलीफोनी आपने पढ़ ली, आपको पता है कि हाँ मैं एक फ़ोन का मैं टेलीफोन से कॉल करूँगा, है ना। टेलीफोन से कॉल करूँगा तो मुझे एक राउटर चाहिए, एक मॉडेम चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, है ना। पर भैया एक टेलीफोन ले लिया आपने, इंटरनेट ले लिया, राउटर ले लिया, मॉडेम ले लिया, पर आप फ़ोन से कॉल करोगे तो फ़ोन कॉलिंग हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आईपी टेलीफोनी के अंदर एक लैपटॉप भी इन्वॉल्व रहता है, एक कंप्यूटर सिस्टम भी इन्वॉल्व रहता है, जो इन सब कॉल्स को अटेंड करता है, कॉल्स को लगाता है। पर ये सब कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं करता है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो ये सब मैनेज करता है। तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट फ़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉफ्ट फ़ोन। ए सॉफ्ट फ़ोन इज़ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू मेक टेलीफोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट वाया कंप्यूटर और स्मार्टफोन।
मतलब ये जो सॉफ्ट फ़ोन है ये आईपी टेलीफोनी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से कॉल्स को रिसीव करता है और कॉल्स को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों ये सॉफ्ट फ़ोन एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब इस सॉफ्ट फ़ोन अब एक सॉफ्टवेयर हो गया तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होगा? ये सॉफ्टवेयर बने के बाद सॉफ्टवेयर है तो ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। लैपटॉप कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर या तो आईपी टेलीफोनी का यूज़ करेंगे या फिर इसके अंदर राउटर लगाएंगे या फिर राउटर लगाने के साथ एक टेलीफोन कनेक्शन लगाएंगे और जो भी कॉल्स हैं वो सारे के सारे कॉल्स इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिसीव और एक्सेप्ट होंगी। जो आप बोलते हैं टोल फ्री नंबर पर भी मैंने बताया, तो टोल फ्री नंबर पर जो बोलते हैं आईवीआर वगैरह वो सारी सॉफ्ट फ़ोन के माध्यम से ही होती है और ये ऑटोमेटिक जो कॉल्स लगती हैं उन सबको क्यू में लगाना, किसको कॉल करना, फ़ोन की राउटिंग करना, ये सब ऑटोमेटिक करता है। इसमें कोई भी मैनुअल काम नहीं है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे रन हो सकता है, लाइनक्स पे रन हो सकता है, किसी भी टैबलेट पे, किसी भी स्मार्टफोन पे रन हो सकता है और ये सेम वैसा ही काम करता है। इस सॉफ्ट फोन यूज सॉफ्टवेयर टू मेक द फंक्शनलिटी ऑफ डेस्क फोन ऑन योर स्क्रीन। मतलब सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका एक फ़ोन काम करता है, ठीक है। अब वो तो बनी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो आईपी टेलीफोनी है वो वॉइप का यूज़ करती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सेम प्रोटोकॉल यहाँ पे भी यूज़ होता है, बिना इस प्रोटोकॉल के सॉफ्ट फ़ोन काम नहीं कर सकता। अब दोस्तों अगले आते हैं की फीचर्स, सॉफ्ट फोन के की फीचर्स। ड्रैग एंड ड्रॉप कॉल्स ट्रांसफर्स, जो कॉल ड्रॉप हो जाती है या ड्रैग हो जाती है वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। विजुअल वॉइस मेल विजुअल वॉइस मेल की फैसिलिटी है। वॉइस मेल एंड ईमेल, ईमेल के अंदर अपने वॉइस से भी मेल भेज सकते हो। इनकमिंग कॉल एंड वॉइस मेल नोटिफिकेशंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स, जिनके पास सॉफ्ट फोन इंस्टॉल है उनकी जो इनकमिंग कॉल्स या वॉइस मेल की नोटिफिकेशन स्मार्टफोन्स पे आ जाएंगी। प्रेजेंस, हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉल्स चलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो कॉल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो भी कॉन्फ्रेंसेस है उनको और जो वीडियो कॉल्स है वो भी आसानी से सॉफ्ट फोन से हो जाएंगे। इजी इंस्टेंट कॉल ब्रिजेस, ऑटोमेटिक कॉल ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, जैसे एक कॉल लगी वो कटी, फिर सेकंड लगी, तो कॉल जो ब्रिज होती है, कॉल का ब्रिज रहता है हमेशा, वो ब्रिज ख़त्म नहीं होता। आप जब भी किसी टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई म्यूज़िक बजता रहता है, तो स्विचिंग फ्रॉम म्यूज़िक टू कॉल्स क्विकली विद द सेम हैंडसेट, एक ही हैंडसेट से म्यूज़िक से वापस कॉल पे आ जाने के फीचर्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। दोस्तों ये थे हमारे सॉफ्ट फ़ोन के फीचर्स। तो चलिए दोस्तों अभी मैं यहीं पे स्टॉप होता हूँ, ठीक है। यहाँ तक जितना मैंने आपको कुछ पढ़ाया है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।